हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट्स इकोनॉमिक्स विद गौरी सिंह। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज अ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, ये टॉपिक प्लस टू वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ये एक जर्नल टॉपिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो एक कंपलसरी एजुकेशन बन चुकी है। इवन ग्रेजुएशन लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में भी एनवायरनमेंट जो एजुकेशन है उससे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज अ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट में दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक होते हैं बायोटिक और दूसरे होते हैं अबायोटिक। बायोटिक मतलब कि लिविंग, अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स जब पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब है कि इन्वायरमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या क्या परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन करने के लिए। रिसोर्सेज दो तरह के हैं, एक रिन्यूएबल है और दूसरे नॉन रिन्यूएबल हैं। दोनों तरह के ही रिसोर्सेज जो है वो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट की वजह से ही लाइफ जो है वो पॉसिबल है। मतलब कि आप देखिए, हम हो गए, पशु पक्षी हो गए, जितने भी लोग हैं वो सभी की जो जिंदगी है वो किस में सस्टेन करती है, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट असीमिलेट, असीमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब। इन्वायरमेंट जो है वो एब्जॉर्ब को वेस्ट करता है। अब देखिए, सभी कितना ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के दौरान। बहुत सारा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है और वो सारा कहाँ पे असीमिलेट होता है, जाके इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट का एक फंक्शन ये भी है कि ये वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट फंक्शन है एनवायरमेंट एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव होती है। अब देखिए, अगर हम एक प्योर एयर में रहेंगे, हमारे पास देखने के लिए गार्डन्स वगैरह रहेंगे, झरने हैं, माउंटेन्स हैं, ये सभी इन्वायरमेंट का पार्ट है। और इन सभी को एंजॉय करने के बाद हमें क्या लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इन्वायरमेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहांस करता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट के आजकल करंट चैलेंजेस कौन कौन से चल रहे हैं। सबसे पहला है सॉइल डिग्रेडेशन। ये सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब कि जो हमारा लैंड है उसकी फर्टिलिटी और क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं और वेस्ट को जब हम मतलब कि फेंकते हैं ओपन में ही, वो जमीन में जाकर मिल जाता है, तो जिससे हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है या क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसको बोला जाता है सॉइल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट इज अ सॉइल इरोजन। ये जो सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट है, ये तो देखिए हम बहुत मतलब कि जब 4th-5th स्टैंडर्ड में होते हैं, हम ईवीएस को पढ़ते हैं, तब से ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानते होते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, जहां पे सॉइल की जो अपर लिमिट होती है उसका बह जाना या उसका डिस्ट्रॉय हो जाना। क्योंकि जो सॉइल की अपर लिमिट होती है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सॉइल इरोजन जो है ये आजकल हमारे देश का एक करंट चैलेंज बना हुआ है इन्वायरमेंट को लेके। नेक्स्ट इज अ डिफोरेस्ट्रेशन। डिफोरेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट एरिया का लगातार और रेगुलरली डिक्रीज होते जाना। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इतनी पॉपुलेशन को फैसिलिटीज देनी है, घर बनाने हैं उनके लिए, वॉशरूम्स बनाने हैं, रोड्स बनानी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते जा रहे हैं, लगातार हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो इसको बोला जाता है डिफोरेस्ट्रेशन, जहां पे कंटिन्यूसली जो है वो फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है हमारे देश में। नेक्स्ट इज अ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे केमिकल्स का कंटेमिनेट होना, मतलब कि इकट्ठा होना। बहुत सारे पोल्यूटेंट हैं आज हमारे इन्वायरमेंट में। केमिकल पोल्यूटेंट्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट क्राइसिस के रीजंस क्या रहते हैं, क्यों होता है ये इन्वायरमेंट क्राइसिस। सबसे पहला है पॉपुलेशन का बहुत तेजी से बढ़ना और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना।
क्योंकि देखिए जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ेगी तो बढ़ी हुई पॉपुलेशन को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है। उसके लिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिफोरेस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्री लगानी है तो स्पेस तो चाहिए ना, जगह तो चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर फॉरेस्ट को काटा जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्राइसिस जो है वो आता है। नेक्स्ट इज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन होगा, तो उसकी वजह से क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिन्यूएबल है चाहे नॉन रिन्यूएबल है, उनका यूज जो है वो जरूरत से ज्यादा होने लगेगा, उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट क्राइसिस आते हैं। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि मतलब कि हम वाटर को इतना ज्यादा वेस्टफुली कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं, ये कहा जाता है कि आने वाली जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिसोर्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज की एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो खत्म हो रहे हैं, जिनकी वजह से इन्वायरमेंट क्राइसिस जो है वो आता है। नेक्स्ट इज जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। इतने हाई प्रोडक्शन और कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को ओवर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्राइसिस आते हैं। डेवलपमेंट रिलेटेड पोल्यूशन कॉजिंग डिजीजेस। अब देखिए डेवलपमेंट करनी है हमने, है ना, हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्री को डेवलप करो जी, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को हम विकास मानते हैं, या फिर हम एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, HYV सीड्स यूज करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो मतलब कि जब भी ऐसी डेवलपमेंट्स की जाती हैं तो उनसे बहुत सारी ऐसी डिजीजेस क्रिएट होती हैं। अब देखिए इंडस्ट्री को एक्सपैंड करेंगे तो देखो पोल्यूशन एयर में भी जाएगा, वाटर में भी जाएगा, तो उसकी वजह से इंसानों को कई जो हेल्थ डिजीजेस हैं वो रहेंगी। जैसे कि हवा को पोल्यूट, अगर हवा को में पोल्यूशन होता है तो उसकी वजह से अस्थमा जैसी जो डिजीजेस हैं वो लोगों को हो जाती हैं। तो मतलब कि जितने भी ज्यादा मतलब कि डेवलपमेंट्स की जाएंगी उतने ही हमारे देश में डिजीजेस भी बढ़ेंगी, जो एनवायरमेंट क्राइसिस का कारण बनती हैं। एक ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज भी हैं हमारे देश में, दो ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज जिनको हम अभी फेस कर रहे हैं, दैट इज वन इज अ ग्लोबल वार्मिंग एंड अनदर इज अ ओजोन डिप्लीशन। अब अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है उसका लगातार बढ़ना। क्यों बढ़ रहा है वो? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? CO2, CH4, वाटर वेपर और ओजोन। ये गैसेस हैं जिनकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कारण क्या है? ये तो हमें पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि अर्थ के टेम्परेचर का कंटिन्यूसली बढ़ते रहना। लेकिन वो क्यों बढ़ रहा है? कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं? सबसे पहले जैसे कि बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब कि पेट्रोलियम की बर्निंग से भी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होती है। जंगलों में आग लगना, मतलब कि ये भी एक रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है। डिफोरेस्ट्रेशन, हम जंगलों को लगातार काटते जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और कैटल प्रोडक्शन का बढ़ना, मतलब कि लोग जितना ज्यादा ये कैटल्स वगैरह की रियरिंग करेंगे उतना ही ग्लोबल वार्मिंग भी ज्यादा होती है। फिर इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या आता है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे आइसबर्ग्स, मतलब कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो पानी बनता है। पानी कहाँ पे जाता है? फिर समुद्रों में जाता है, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए जब सी लेवल बढ़ेगा तो मतलब किसका रिस्क रहेगा? फ्लड, मतलब कि हड़ वगैरह ज्यादा आने का रिस्क रहेगा। फ्लड बढ़ेंगे, फ्लड वगैरह रहेंगे, ज्यादा आने का रिस्क रहेगा। हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनका रिस्क भी बढ़ जाता है। ट्रॉपिकल डिजीजेस बढ़ जाती हैं इससे। इवन के कुछ स्पाइसेस के खत्म होने का भी रिस्क हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि हमारी कई प्रजातियां पशु पक्षियों की ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा हीट को फेस नहीं कर सकती, तो जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्शन में चली जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती हैं वो। ये है ग्लोबल वार्मिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू हमारी सोसाइटी फेस करी है, दैट इज अ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है? देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर्स होती हैं। ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब कि लॉस होना, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज अ ओजोन लेयर, उसका डिप्लीट होना दैट इज कॉल्ड एज अ ओजोन डिप्लीशन। और ये क्यों डिप्लीट हो रही है, क्यों ये थिन होती जा रही है, इसमें होल बढ़ता जा रहा है? ड्यू टू CFC, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड्स। इन दो चीजों की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है।
अब ये CFC सबसे ज्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह यूज करने से सबसे ज्यादा CFC है जो वो मतलब कि जनरेट होती है। अगर ओजोन डिप्लीशन होती है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, क्या फेस करना पड़ता है? देखिए, अगर ओजोन डिप्लीट होगी मतलब कि ये जो लेयर है ये थिन होती जा रही है, इसमें एक होल बढ़ता जा रहा है, तो जो यूवी रेज हैं जो डायरेक्टली हमारी मतलब के धरती पे पहुंचते हैं और इसकी वजह से हमारे की जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती है। इवन कि स्किन कैंसर की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ओजोन डिप्लीशन की वजह से। अब ये ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन जैसी समस्याओं से मतलब के लड़ने के लिए या बोलूँगा इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो टाइम टू टाइम कुछ ट्रीटीज साइन करती हैं। उसी की एग्जांपल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये यूनाइटेड नेशन में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से को मतलब की जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करना है। मतलब इस ट्रीटी में इस चीज के ऊपर समझौता हुआ था। दैट इज कॉल्ड एज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा विकास जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये चीज इंश्योर करवाए कि वो भी सेम क्वालिटी ऑफ रिसोर्स को एंजॉय करेंगे या उससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज को एंजॉय करेंगे जो क्वालिटी आज की प्रेजेंट जनरेशन एंजॉय कर रही है। मतलब कि रिसोर्सेज को सस्टेनेबली वो यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं? सबसे पहले तो देखिए जैसे यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से हमारे, जैसे कि कोयला हो गया, डंग केक हो गया, है ना, वुड हो गया, इन सब चीजों को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर पैनल्स लगते हैं जो, वो नॉन कन्वेंशनल की एग्जांपल है। विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करना, मिनी हाइडल प्लांट से मतलब कि पानी से एनर्जी प्रोड्यूस करना, जिनसे रिसोर्सेज जो है वो खत्म नहीं होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। फ्यूल के जो रिसोर्स हैं वो क्लीनर वाले यूज करने। जैसे हम देखते हैं कि आजकल मतलब कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए CNG गैस जो है वो यूज की जाती है। तो मतलब कि क्लीनर फ्यूल के जो रिसोर्स हैं उनको यूज करना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, छोटे छोटे हाइडल प्लांट्स लगाना जहां पे मतलब कि इजीली झरने वगैरह अवेलेबल हैं, जहां पे आसानी से बिजली जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। ऐसे एरिया में मिनी हाइडल प्लांट्स लगाना ताकि जो लोकल एरिया के लोग हैं उनकी जो एनर्जी नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस को यूज करना, हर एक चीजों को केमिकली चीजों को यूज करके ठीक नहीं करना, बल्कि कुछ चीजों को अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस से भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी। यूज ऑफ बायो कंपोस्ट, मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे बायो कंपोस्टिंग को यूज करना। अब ये बायो कंपोस्टिंग कैसे तैयार की जाती है? जैसे कि फलों और सब्जियों के जो हमारे छिलके होते हैं हम उनको फेंक देते हैं, उनसे कंपोस्ट बनाना और उसको यूज करना ताकि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल रहे। बायोपेस्ट के यूज को कंट्रोल करना, और जो हमारा अनसस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न है उसमें भी चेंजेस लेके आना। वेस्टफुल ना तो कंजम्पशन की जाए ना ही प्रोडक्शन की जाए चीजों की। ये था हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज की जा सकती हैं। अब ये नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, मतलब कि रिसोर्सेज का यूज। एक्सट्रैक्ट करना मतलब कि किसी चीज को यूज करना वो रीजनरेशन रेट के बराबर रहे या उससे कम ही रहे, कि रिसोर्सेज का जो यूज है वो रिसोर्सेज की रीजनरेशन रेट से क्या रहे, कम रहे। दैट इज कॉल्ड एज अ कैरिंग कैपेसिटी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम वेस्ट इतना ही जनरेट करें जितना हमारा इन्वायरमेंट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ऊपर हमें वेस्ट नहीं जनरेट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है कि सिर्फ इतना ही वेस्ट जनरेट करना जितना हमारा इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वेस्ट क्रिएट करना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। अब देखिए ये जो इन्वायरमेंट डैमेज होता है ना इसकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मतलब वैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है। कैसे होती है, कैसे कह सकते हैं? देखिए अगर इन्वायरमेंट डैमेज होगा तो हमारी सरकार का जो खर्चा है वो हेल्थ के ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हेल्थ खराब रहेगी। हेल्थ खराब होगी तो हमारी गवर्नमेंट को हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट डैमेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी,
ओजोन डिप्लीशन होगी। इन सब चीजों की वजह से हमारा इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी होती है, मतलब कि चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है चाहे वो ओजोन डिप्लीशन है, दोनों की वजह से ही जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रखने की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट डैमेज की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो ये जो इन्वायरमेंट डैमेज, इन्वायरमेंट क्राइसिस है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए, 2 बोर्ड एस्टैब्लिश किए गए। एक था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1974 में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी 2 इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। फर्स्ट इज अ वाटर पोल्यूशन एंड अ एयर पोल्यूशन। ये जो बोर्ड था इन दोनों समस्याओं को एड्रेस करता था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल के बाद हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली एस्टैब्लिश किया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बोर्ड सेंटर के लेवल पे काम करता था और ये जो बोर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लेवल पे काम करता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर अच्छे से समझ आया है। वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।